25 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब 5 डाइवर अपने रूटीन के अनुसार एक ऑयल पाइपलाइन की मेंटेनेंस के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि आने वाले चंद सेकंडों में उनके साथ क्या होने वाला था। दरअसल इस दिन इनको मेंटेनेंस के साथ साथ एक और काम मिला था, जहां इनको उस पाइप में से एक हवा से भरे रबर के प्लग को निकालना था। जैसे ही इन 5 डाइवर में से एक डाइवर ने उस रबर के प्लग को निकाला, वैसे ही एक जोरदार प्रेशर ने उन 5 डाइवर को अपने अंदर खींच लिया। जब तक उनको कुछ समझ में आता, उससे पहले ही पाइप का प्रेशर उनको अपने साथ खींचता ही चला गया और एक ऐसे पॉइंट पर जाकर उनको पटक दिया जहां वो सांस लेने तक को झटपटा रहे थे। लेकिन उस पॉइंट पर खुशकिस्मती से पानी के साथ साथ थोड़ी सी एयर भी भरी हुई थी, जिसके चलते वो जैसे तैसे करके वहां सांस तो ले रहे थे। लेकिन अगर इस पाइप में थोड़ी सी भी एयर कम हुई तो वो यहाँ पर एक एक करके मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये सामने आता है कि क्या ये 5 लोग इस पाइप से जिंदा बचकर यहाँ पर निकल पाए या नहीं। आखिर इसके बाद इनके साथ हुआ क्या, जानते हैं इन्हीं सारी बातों को आज की हमारे इस वीडियो में। ये किस्सा था पेरिया डाइविंग डिजास्टर और आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। काजिम अली, फैजल कुर्बान, यूसुफ हेनरी, ऋषि नागासार और क्रिस्टोफर बोद्राम, ये वो 5 लोग थे जो कि LMCS कंपनी के लिए काम किया करते थे। इनको उस दिन नॉर्थ अमेरिका की पॉइंट पेरी पर लगी पेरिया रिफाइनरी के लिए मेंटेनेंस का काम मिला था। ये पेरिया रिफाइनरी एक स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनी थी, जिसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी और इसीलिए उन्होंने इन 5 डाइवर को बुलाया था। इनको जहां काम करना था वो एक यू शेप पाइपलाइन थी जो कि 1200 फीट तक लंबी थी और समुद्र की सतह से नीचे बनी हुई थी। इस पाइपलाइन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये तेल को बर्थ 6 से, जहां बड़ी बड़ी शिप्स तेल को अनलोड कराती है, वहां से बर्थ 5 तक ले जाया जा सके, जहां मेन रिफाइनरी थी। मेंटेनेंस के काम को करने के लिए इन 5 डाइवर को उस पाइप को समुद्र के पानी से अलग करना पड़ता था। इसके लिए उनको बर्थ 6 में भेजा जाता है, जहां एक खास मेंटेनेंस के लिए हैबिटेट बनाया गया था, जिसको हाइपरबैरिक चैम्बर भी कहा जाता है। ये एक 8 बाई 8 फुट की हैबिटेट होती है जो कि डाइवर को एक ड्राई प्लेस प्रोवाइड करवाती है ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए। इस हैबिटेट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी इसके अंदर नहीं जा पाता। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी पानी से भरी बाल्टी में ग्लास को उल्टा करके डालें तो पानी ग्लास के अंदर नहीं जा पाता। इस हैबिटेट के अंदर वो वर्कर आराम से अपने इक्विपमेंट और ड्रेसेस को इक्विप कर सकते थे। और आपको बताते चलें कि इस दिन रिफाइनरी का ये पर्टिकुलर एरिया बंद था ताकि ये वर्कर इस काम को अच्छी तरीके से कर सके। और इस यू शेप पाइप में पानी के साथ साथ कुछ मात्रा में ऑयल भी प्रेजेंट था। हालांकि ये डाइवर काफी एक्सपीरियंस्ड थे और इनके लिए ये मेंटेनेंस का काम डे टू डे रूटीन था, लेकिन उनको उस दिन मेंटेनेंस के साथ साथ एक और काम दिया जाता है, जहां इनको एक हवा से भरे रबर के प्लग को बाहर निकालना था। ये रबर का प्लग सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इस पाइप में लगाया गया था ताकि पाइप से तेल या अंदर बनने वाले हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकल पाए। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि पाइप में पहले से ही डिफरेंशियल प्रेशर बना हुआ था। अगर हमें इस डिफरेंशियल प्रेशर को समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि वहाँ जो इफ्लेटेबल प्लग था जो कि उनको वहाँ से निकालना था, अगर वो उसको निकाल देते तो हैबिटेट में मौजूद हाई प्रेशर पाइप के लो प्रेशर की खाली जगह पर जाने की कोशिश करता ताकि वो सारे सेक्शन में सेम लेवल का प्रेशर बना पाए। जिसका मतलब ये था कि वो हैबिटेट वाला प्रेशर जब पाइप में अपनी जगह बनाने के लिए उसके अंदर तेजी से जाता तो वो अपनी आसपास की सारी चीजों को अपने साथ लेकर चला जाता, फिर चाहे वो सामान हो या फिर दूसरी चीजें या फिर आदमी ही क्यों ना हो। यानी इस रबर के प्लग को हटाना उनके लिए मौत को निमंत्रण देने के बराबर था। लेकिन वो इन सारी चीजों से अनजान थे और एक एम्प्लॉय की तरह कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। काजिम अली एक रेंच को अपने दूसरे क्रूमेट को देता है ताकि वो उस प्लग को निकाल पाए। वो दूसरा इनमेट जाकर उस प्लग को निकाल देता है कि तभी
हाई प्रेशर की वजह से वहाँ एक पानी का बवंडर बन जाता है जो कि उनको अपने साथ इतनी तेजी से खींचता चला जाता है कि इससे पहले वो कुछ समझ पाते वो तेजी से इस पानी में अंदर धंसते ही चले गए। करीब 88 सेकंड्स तक वो इस पाइप में खींचते ही चले जा रहे थे कि तभी अचानक से वो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं और वहां फंस जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से वो एक ऐसी जगह थी जहां एयर थोड़ी सी मौजूद थी, क्योंकि इस पाइप के नीचे कुछ सपोर्ट्स थे जिसके चलते इस पाइप में जगह जगह पर उठाव थे और इसी के कारण वहां छोटे छोटे एयर पॉकेट बन गए थे और इन्हीं एयर पॉकेट्स के चलते वो वहां जैसे तैसे करके सांस ले पा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के नाम पुकारे जिसके चलते उनको समझ में आया कि वो सारे उस पाइप में जिंदा थे। वो इस वक्त तक समझ चुके थे कि वो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अभी तक सारे जिंदा थे। लेकिन उनको ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि आखिर वो इस पाइप के किस हिस्से में फंसे हुए हैं, जिसके चलते ये बता पाना काफी मुश्किल था कि किस दिशा में जाने से वो जल्दी बाहर निकल पाएंगे। लेकिन बहुत देर बातचीत करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि सब क्रिस्टोफर की ओर चलेंगे। सभी डाइवर अपने आप को आगे की ओर धकेलने लगते हैं, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि इस पाइप की लेयर पूरी ऑयल से कोटेड है, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से फिसल रहे थे। और इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि जब ये पाइप में सख्त हो रहे थे तब काजिम और यूसुफ के पैर टूट गए थे और बाकी जनों को छोटी मोटी चोटें आई थी, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो क्या देखते हैं कि पानी आगे पूरा भरा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि आगे जाने के लिए उनको पानी में डूब के जाना पड़ेगा और अपनी सांसों को भी रोकना पड़ेगा। अगर सारे एक साथ आगे जाते और आगे एयर पॉकेट्स इनको नहीं मिल पाते तो सबसे पीछे वाला सबसे पहले मारा जाता। इसीलिए सारे एक साथ ना जाने से बेहतर उन्होंने ये सोचा कि दो जने क्रिस्टोफर और काजिम पहले आगे जाएंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वो अंदर फंसे लोगों के लिए मदद भी बुलवा सकते हैं। प्लान के अनुसार वो दोनों बड़ी ही मुश्किलों के बाद अपनी सांस को रोक के आगे बढ़े और अगले एयर पॉकेट में जा पहुंचे। लेकिन काजिम का टूटा पैर उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि आगे अब सिर्फ क्रिस्टोफर ही जाएगा और मदद को बुलाकर लाएगा। क्रिस्टोफर ने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने सीने के आगे रख लिया और पाइप में आगे बढ़ने लगा। क्रिस्टोफर आगे बढ़ता चला जाता है जहां उसके टैंक की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिसका पता उसको एयर की क्वालिटी से चल रहा था, जिसके थोड़े ही देर बाद उस टैंक में लास्ट ब्रेथ बची हुई थी। तो क्रिस्टोफर ने वो आखिरी सांस भी ले डाली और आगे बढ़ता गया कि तभी वो एक मेटल की चीज से जा टकराया। जब उसने उसको छूकर देखा तो उसने पाया कि ये तो एक और ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसके बाद उसने उसका रेगुलेटर ढूंढने का प्रयास किया और उसको रेगुलेटर मिल भी गया। लेकिन उस रेगुलेटर का माउथ बुरी तरीके से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उसने पूरा रेगुलेटर ही अपने मुंह में डाल लिया, जो कि ऑयल से पूरी तरीके से लिपटा हुआ था। लेकिन वो उसको लेके आगे बढ़ता रहता है और काफी देर आगे बढ़ते रहने के बाद वो पाइप के उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे ऊपर उठना था, जहां वो ये सोचता हुआ और डरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि कहीं ये दरवाजा बर्थ 5 ना निकले, क्योंकि ये दरवाजा अगर बर्थ 5 का होता तो वहां पर पहले से रबर प्लग लगा हुआ होता, जिसके चलते वो वहां पर ही फंस जाता। क्रिस्टोफर भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है और बस यही प्रार्थना करता है कि ये दरवाजा बर्थ 6 का हो, क्योंकि वो बर्थ 6 के एंटर से ही आए थे जहां उन्होंने पहले प्लग को निकाल दिया था, जिसका मतलब उसका मुंह खुला हुआ होगा। जब क्रिस्टोफर उसके दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने पाया कि ये बर्थ 6 ही था। इसके बाद उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और पाइप को जोर जोर से बजाना भी, जिसके चलते वहां के मेडिकल केयर स्टाफ ने उसकी आवाज को सुन लिया और चेन्स की मदद से उसको बाहर खींच लिया। इस डाइवर के ऊपर एक GoPro कैमरा भी लगा हुआ था जहां ये सारी घटनाएं कैप्चर हो गई थी। लेकिन इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर जब बाहर आया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो बच गया तो उसके साथी भी बच जाएंगे। जिसके बाद उसने रेस्क्यूअर्स को तुरंत बता दिया
कि पाइप के अंदर कुछ हिस्सों में एयर पॉकेट बने हुए हैं जहां बाकी के 4 डाइवर अभी भी जिंदा हैं और वहां फंसे हुए हैं। क्रिस्टोफर ने उनको सारी चीजें एकदम विस्तार से बताई ताकि उनको पोजीशन का पता लगाने के लिए ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े और कम समय में वो उनको ढूंढ पाए। लेकिन इसके बाद क्रिस्टोफर को तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बाद LMCS की किसी भी टीम मेंबर को क्रिस्टोफर की स्टोरी पर यकीन नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि पाइपलाइन ऑयल से भरी हुई है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो अपने साथ लेकर गए हैं वो केवल 1 घंटे तक ही चल सकता है, जिसका मतलब कि वो उतनी देर तक वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इसके बाद LMCS के कुछ टीम मेंबर नीचे उतरते हैं और पाइप को बजाने लगते हैं ताकि वो ये जान सके कि क्या सच में इसमें कोई अभी भी फंसा हुआ है। तो सामने से भी पाइप के अंदर से खटखटाने की आवाज आती है, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन LMCS की किसी भी टीम को अभी तक उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला था। जब अंदर फंसे डाइवर ने LMCS के द्वारा बजाई गई आवाज को सुना तो उनको लगा कि शायद से बाहर हमारी मदद के लिए जोरों शोरों से रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया है, जहां रस्सियां, डाइविंग गियर्स और एयर टैंक्स सब तैयार किया जा रहा होगा और अब हम थोड़ी ही देर में बाहर निकल जाएंगे। पर घंटे बीतने लगे और उन्हें कोई रेस्क्यू का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही पाइप के अंदर आने की आवाज, ना ही पाइप को काट कर उन्हें बाहर निकालने की मेहनत। वो घायल डाइवर उसी पाइप में आने वाले कई घंटों तक फंसे रहे, ऑयल से, समुद्र के पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड की भाप से भरे पाइप में घायल अवस्था में बस पड़े रहे। धीरे धीरे पाइप की एयर भी कम होती जा रही थी और उनके सांस लेने की क्षमता भी। लेकिन वो वहाँ वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। काफी देर वेट करने के बाद भी वहाँ कोई रेस्क्यूअर्स नहीं आया, ना ही उन्हें बचाने की कोशिश की गई। बहुत ही दर्द भरा पल होता है जब हमें ये पता चलता है कि हमें बस यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पेरिया और LMCS कंपनी का कहना था कि उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं था उन डाइवर्स को बचाने के लिए, और अगर हम किसी भी रेस्क्यूअर्स को पाइप के अंदर भेजते तो वो और भी ज्यादा रिस्की होता। Because everything inside me open and rescue you. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on, and I was always somebody who can control and see things through, and I feel like. लेकिन वहीं कई सारे लोगों का कहना था कि इन कंपनियों ने कुछ रेस्क्यूअर्स को उन डाइवर को बचाने से रोक लिया था जब वो उनको बचाने के लिए जा रहे थे, और ऐसी ही एलिगेशंस के चलते इन कंपनियों पर कई सारे इल्जाम लगाए गए। कंपनियों ने ये भी कहा कि इतनी देर तक वो लोग जिंदा नहीं रह सकते थे और वो ठक ठक के आने वाली आवाज किसी और चीज की थी। कोस्ट गार्ड की टीम का कहना था कि उनसे कहा गया था कि पेरिया कंपनी वाले डाइवर्स को बचाने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इन डाइवर्स को उसी हालत में वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। 25 फरवरी को 5 बजे जब क्रिस्टोफर को रेस्क्यू किया गया था तब तक वो लोग जिंदा थे। बहुत लोगों ने माना कि उन्होंने आने वाले करीब 48 घंटों तक यानी करीब 2 दिनों तक उन पाइप में से ठक ठक की आवाज सुनी थी। 27 फरवरी को पेरिया कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बाकी बचे डाइवर्स को मृत मान लिया गया है। Yusuf, anything up to you? Yeah, boy. What happened? इसके बाद 28 फरवरी को शाम करीब 8 बजे कंपनी वालों ने फ्लश करके उनकी बॉडीज को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक डाइवर की बॉडी अभी भी उस पाइप में फंसी हुई थी। 3 मार्च 2022 को उस डाइवर की बॉडी भी बाहर निकाल ली गई जो कि ऋषि नागासार की थी, और इसकी बॉडी जब उस पाइप से बाहर निकली तो उसकी हालत काफी खराब थी, इतनी खराब कि उसकी शक्ल को पहचान पाना भी नामुमकिन था। डेड बॉडीज की 2 बार ऑटोप्सी कराई गई पर दोनों रिपोर्ट्स में रिजल्ट अलग अलग आए, लेकिन इन रिपोर्ट्स में ये भी आया कि फैजल कुर्बान 26 तारीख की शाम 6 बजे तक जिंदा था, यूसुफ हेनरी 27 तक और ऋषि नागासार 25 की रात तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं
पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।